बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट 13 और स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ही हैज़ बिकम अ डैश पर्सन आफ्टर लीविंग दैट गैंग ऑफ मिस्चीवियस बॉयज। अच्छा, उससे पहले स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आज वाला जो हमारा टेस्ट है उसमें हमारे जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एडजेक्टिव से रिलेटेड डाल हैं। ठीक है, चूंकि हम टॉपिक वाइज तो हम कर नहीं रहे, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने आपके ये 13 वाले टेस्ट में जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एडजेक्टिव्स के डाले हैं, और मैंने कोशिश ये की है कि इसके डिस्कशन के लिए, इसके डिस्कशन में हम क्या करें, अपनी एडजेक्टिव्स को क्या करें, कंप्लीट कर लें, गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ही हैज बिकम अ डैश पर्सन। अच्छा, आप देखें, याद रखिएगा हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्री, मतलब के 3 डिग्रीज होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद हमारे पास कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव के बाद बेटे हमारे पास क्या है? सुपरलेटिव। अब देखें, जब भी हमने किसी एक नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है ना, एक नाउन प्रोनाउन को, तो उसके लिए हम बेटे क्या यूज करते हैं उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का मतलब, जैसे देखिए हम बोलते हैं स्मॉल, स्मॉल हमारे पास कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। इसकी कंपैरेटिव हमारे पास क्या होगी? स्मॉलर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास बेटे क्या होगी? स्मॉलेस्ट डिग्री होगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हमारे पास जैसे होता है ब्यूटीफुल, उसके बाद इसकी कंपैरेटिव हम किसके साथ बनाते हैं? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव किसके साथ बनाते हैं? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज बनती हैं। हम जब भी किसी एक नाउन को मॉडिफाई करना होता है तो हम उसके लिए कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। या हमने दो नाउन को एक जैसा बताना हो तो हम उसके लिए पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, और उसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं? एज प्लस एज। और नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं सो प्लस एज। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये कमरा बड़ा है, अब एक कमरे को मॉडिफाई कर रहा हूं ना, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ बिग रूम। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये कमरा उस कमरे से बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस रूम इज बिगर देन दैट रूम। ठीक हो गया। जब हमने एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना है ना, तो हमने उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने बेटे कौन सा वर्ड यूज करना है? देन का वर्ड यूज करना है। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि ये कमरा उस कमरे जितना बड़ा है, ये कमरा उस कमरे जैसा बड़ा है, अब दो चीजों को एक जैसा बता रहा हूं, तो दो चीजों को एक जैसा बताने के लिए मुझे क्या यूज करना होगा? एस प्लस एस। और एस प्लस एस के साथ कौन सी डिग्री यूज करनी होगी? पॉजिटिव डिग्री। जैसे मैं सेंटेंस बोलूंगा दिस रूम इज एज बिग एज दैट रूम, और अगर इसी सेंटेंस को मैं निगेशन में बोलूं, मैं बोलूं कि वो कमरा, ये कमरा उस कमरे जितना जितना बड़ा नहीं है, तो फिर मैं सेंटेंस दिस रूम इज नॉट एज बिग एज डैट नहीं बोलूंगा, फिर मैं क्या बोलूंगा? दिस रूम इज नॉट सो बिग एज डैट रूम। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह देखिए मैं कहता हूं कि वो एक ईमानदार आदमी है, तो मैं बोलूंगा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। चूंकि मैं एक पर्सन को, एक नाउन प्रोनाउन को क्या कर रहा हूं? मॉडिफाई कर रहा हूं, तो मुझे पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वो असलम जितना ईमानदार है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज एज ऑनेस्ट एज असलम। और अगर मैं बोलूं कि वो असलम जितना ईमानदार नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज नॉट सो ऑनेस्ट एज असलम। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बोलूंगा कि वो असलम से ज्यादा ईमानदार है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज मोर ऑनेस्ट देन असलम। तो ये याद रखिएगा, जब आपने एक नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है तो आपने पॉजिटिव डिग्री लिखनी होती है। दो को एक जैसा बताने के लिए एज प्लस एज लिखना होता है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने क्या लिखना होता है? सो प्लस एज। और जब आप दो को कंपेयर करेंगे, जब आप दो नाउन प्रोनाउन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपने कौन सी डिग्री लिखनी है बेटे? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने कौन सा वर्ड लिखना होता है? देन का। और जब आप दो से ज्यादा को कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब आप दो से ज्यादा को कंपेयर करते हैं, आप सबसे ज्यादा क्या, जैसे अभी हम बात करें स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या? सबसे छोटा।
इसी तरह बोलते हैं मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सबसे खूबसूरत। जब सबसे अच्छे, सबसे बुरे, सबसे खूबसूरत, सबसे छोटे, सबसे बड़े की बात करते हैं, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री की। जब आप दो से ज्यादा को कंपेयर कर रहे होते हैं, जब भी आपने दो से ज्यादा को कंपेयर करना है तो आपने सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। एक को कंपेयर करने के लिए पॉजिटिव डिग्री, दो को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा को कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा क्या लिखेंगे? देन लिखेंगे। तो इसी तरह अभी हमारा क्वेश्चन देखिएगा, ही हैज बिकम अ डैश पर्सन आफ्टर लीविंग दैट गैंग ऑफ मिस्चीवियस। आप देखिए अमूमन तो ये होता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं दो चीजों को, दो नाउन प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए, लेकिन इस सेंटेंस को याद रखिएगा, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे पास इस तरह की होती हैं जहां पर हम दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ही पर्सन की, एक ही चीज की दो सिचुएशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। हम वहां पर सेंटेंस में देन का वर्ड यूज किए बगैर क्या यूज कर रहे होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे देखिए, ही हैज बिकम, वो बन गया है, अ डैश पर्सन, एक डैश पर्सन, आफ्टर लीविंग दैट गैंग ऑफ मिस्चीवियस बॉय। जब उसने उन शरारती बच्चों का या गैंग छोड़ा है लड़कों का, तो वो एक अच्छा बच्चा बन गया है। अब इसका मतलब वो अब पहले से बेहतर है। अब जब पहले से बेहतर है ना, तो इसका मतलब हम बेस्ट यूज नहीं करेंगे। बेस्ट का मतलब तो होता है कि सबसे बेहतर। एज गुड एज यूज नहीं करेंगे। एज गुड एज का मतलब तो ये होगा कि वो पहले जैसा ही है। और बेटर, गुड का मतलब क्या होगा? कि वो अच्छा है, पहले की तरह अच्छा। पहले की तरह अच्छा का तो मतलब तो वो सेम है। इसका मतलब वो क्या बन गया है? ही हैज बिकम अ बेटर पर्सन। अब वो एक बेहतर आदमी बन गया। जैसे अमूमन समटाइम्स होता ना, जब कोई क्रिमिनल जेल से होकर आता है तो कहते हैं यार ये अच्छा इंसान बन गया। अब मतलब एक अच्छा इंसान बन गया, इसका मतलब वहां की सिचुएशन इसको चेंज कर दिया है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज अ गुड पर्सन नाउ, हम क्या बोलेंगे? ही इज अ बेटर पर्सन नाउ। जैसे फर्ज करें अगर हम किसी मरीज से पूछते हैं कि यार आपका हाल क्या है, तो वो कहते हैं पहले से अच्छा है, तो वो कभी भी नहीं ये बोलेगा कि आई एम गुड नाउ या आई एम गुड। वो क्या बोलेगा? आई एम बेटर। आई एम बेटर कहने का मतलब क्या होगा? कि मैं पहले से बेहतर हूं, मेरी हालत पहले वाली हालत से ज्यादा बेहतर है। तो जब आप देन को यूज किए बगैर पहले वाली सिचुएशन से अपने आप को कंपेयर करेंगे, किसी सब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे, तो आपने याद रखना आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। जैसे मैंने आपको 3 4 5 एग्जांपल्स भी दे दी हैं। इसी तरह यहां पर ही हैज बिकम अ गुड या एज गुड एज या बेस्ट पर्सन नहीं होगा, बल्कि आपके पास क्या आएगा? ही हैज बिकम अ बेटर पर्सन। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यू आर वेरी डैश। देखिए 3 4 5 वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। 2 3 बातें मैं आपको बता देता हूं। जैसे नंबर 1, जहां कहीं पर भी आपके पास वेरी आएगा, जहां कहीं पर भी आपके पास मच आएगा, जहां कहीं पर भी TOO आएगा, जहां कहीं पर भी आपके पास सो आएगा, जहां कहीं पर भी आपके पास फेयरली आएगा, या आपके पास रादर आएगा, तो आपने याद रखना है इनके बाद आपने कभी भी नाउन नहीं लिखना। नाउन आप क्वांटिटी बता रहे होंगे तो नाउन लिख सकते हैं, लेकिन इनके बाद आपको क्या लिखना होता है? एडजेक्टिव लिखना होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स यूज होते हैं इंटेंसिफायर के तौर पर, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी को ज्यादा करने के लिए। इसमें जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड होते हैं ना, वो हमारे पास दो ही हैं। वो हमारे पास है वेरी और वो हमारे पास है मच। देखिए समटाइम्स हम एडजेक्टिव के साथ वेरी यूज कर रहे होते हैं और समटाइम्स हम एडजेक्टिव के साथ क्या यूज कर रहे होते हैं? मच यूज कर रहे होते हैं। तीन रूल्स आपको सिर्फ याद रखने हैं वेरी और मच के। यहां पर मैं आपको 2 रूल्स बता रहा हूं, एक रूल मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। देखें पहला रूल याद रखिएगा, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। वेरी यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री के साथ। वेरी किसके साथ यूज किया जाएगा? पॉजिटिव डिग्री के साथ। और मच यूज किया जाएगा बेटे कंपैरेटिव डिग्री के साथ। कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई इंटेंसिफायर यूज नहीं करेंगे। जैसे फर्ज करें आप कभी नहीं लिखने वाले वेरी स्मॉलेस्ट, आप कभी नहीं लिखने वाले मच स्मॉलेस्ट, आप कभी नहीं लिखने वाले सो स्मॉलेस्ट, आप कभी नहीं लिखने वाले टू स्मॉलेस्ट। मतलब सुपरलेटिव डिग्री का तो मतलब ही होता है सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे आगे। तो उसके आपको उसको इंटेंसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है।
पॉजिटिव डिग्री को आपने हमेशा क्या करना होता है, वेरी के साथ करना होता है, और कंपैरेटिव डिग्री को आपने हमेशा किसके साथ करना होता है, मच के साथ। जैसे फर्ज करें अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने स्मॉल के साथ क्या लिखना है, वेरी लिखना है या मच लिखना है, तो आप फौरन से पहले देखेंगे कि स्मॉल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री है। अब स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे, वेरी स्मॉल। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा स्मॉलर, तो स्मॉलर के लिए बेटे आपको क्या लिखना है, मच लिखना, याद रखिएगा। इसी तरह ब्यूटीफुल के साथ क्या आएगा, वेरी ब्यूटीफुल आएगा, और मोर ब्यूटीफुल के साथ क्या आएगा, मच मोर ब्यूटीफुल आएगा। वेरी लार्ज होगा, मच लार्जर होगा, वेरी बिग होगा, मच बिगर होगा। इसी तरह जब भी आपने किसी पॉजिटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करना है, तो पॉजिटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करने के लिए आपने बेटे क्या यूज करना है, वेरी, और कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करने के लिए आपने क्या यूज करना है, मच। ये पहला रूल है आपके पास वेरी और मच का। दूसरा रूल याद रखिएगा, हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं। हम क्या करते हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। वर्ब से हम कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, हम वर्ब की दो फॉर्म को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म को और थर्ड फॉर्म यानी कि ईडी फॉर्म को। जैसे देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे होता है, हम बोलते हैं इंटरेस्ट, और हम उसकी आईएनजी फॉर्म क्या बनाते हैं, इंटरेस्टिंग, और ईडी फॉर्म क्या बनाते हैं, इंटरेस्टेड। इसी तरह हम फैसिनेट से बनाते हैं फैसिनेटिंग, और क्या बनाते हैं, फैसिनेटेड। हम अट्रैक्ट से क्या बनाते हैं, मतलब आप जितने भी एडजेक्टिव देखेंगे जो वर्ब से बनते हैं, या तो वो आईएनजी से बनेंगे या थर्ड फॉर्म से बनेंगे। तो आपने याद रखना, बड़ा सिंपल सा फंडा है, जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एडजेक्टिव होगा ना, जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एडजेक्टिव होगा, उसको आपने हमेशा किसके साथ इंटेंसिफाई करना है, वेरी के साथ। और जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होगा उसको आपने बेटे हमेशा किसके साथ करना है, मच के साथ। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे इंटरेस्टिंग के साथ क्या आएगा, तो कभी भी आपने मच इंटरेस्टिंग नहीं लिखना, आपने हमेशा क्या लिखना है, वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगा, तो आपने याद रखना है इंटरेस्टेड के साथ क्या आएगा, मच इंटरेस्टेड। इसी तरह वेरी फैसिनेटिंग होगा और मच फैसिनेटेड होगा। जब भी बेटे आपने याद रखना है, आपने कोई भी आईएनजी एडजेक्टिव यूज करना है, तो आईएनजी एडजेक्टिव के लिए आपके पास क्या आएगा, वेरी, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के लिए आपके पास क्या आएगा, मच आएगा। तो ये दो रूल्स फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा। पॉजिटिव डिग्री के लिए वेरी आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच आता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ वेरी आता है, और ईडी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, मच आता है। और जो एडजेक्टिव वर्ब से बनते हैं उनको याद रखिएगा, हम ग्रामर में क्या नाम देते हैं, हम उनको वर्बल एडजेक्टिव्स बोलते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव जो होते हैं वर्ब से बन रहे होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, वर्बल एडजेक्टिव। आप अपने क्वेश्चन पर वापस आइएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है यू आर वेरी। अब जैसे वेरी आ गया ना, तो पहली बात तो क्या है कि या तो ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए या आईएनजी डिग्री होनी चाहिए। ऐसे ही है ना हमारे पास, जैसे अभी हमने रूल पढ़ा, तो वेरी के बाद एज ब्रेव एज तो नहीं आ सकता, वेरी के बाद ब्रेवर तो नहीं आ सकता, मच के बाद ब्रेवर आएगा। सुपरलेटिव डिग्री को तो इंटेंसिफायर की जरूरत ही नहीं होती। तो वेरी आ गया, तो वेरी का मतलब क्या है आपके पास, वेरी का मतलब है आपके पास पॉजिटिव डिग्री या आईएनजी एडजेक्टिव। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, वेरी ब्रेव होगा। अगर मच होता तो फिर हम क्या लिखते, ब्रेवर लिखते, और सुपरलेटिव डिग्री को हम इंटेंसिफाई नहीं करते हैं। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। बड़े मजे के क्वेश्चन है एडजेक्टिव के, और सीखने के लिए बड़ा सारा कुछ मिलता है। हाँ, और एक और बात, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं, जो शायद ये लेक्चर पहला देख रहे होंगे, ये टेस्ट पहला देख रहे होंगे, या अभी उन्होंने एक दो लेक्चर देखे होंगे, मैं उनको उनकी आसानी के लिए बता देता हूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले सारे टेस्ट की जो डिस्कशन है उनकी लिंक मैंने लगा दी है, ठीक है। तो वो सारे लिंक्स आप देख लीजिएगा। फिर वोकैब के लिंक मैंने लगा दिया, वहां से वोकैब को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी आपने ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपके लिए बड़ा सारा इंपॉर्टेंट जो डाटा होगा वो आपको मिलेगा एचईसी से रिलेटेड। एचईसी का जो वर्बल रीजनिंग है उससे रिलेटेड आपने लाजमी तौर पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे सब्सक्राइबर बड़े थोड़े से हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हमारे। ये पता नहीं क्या मसला है, शायद
वो कोई प्रॉब्लम चल रहा है हमारे सब्सक्राइबर बटन में, ठीक है। चेक कीजिएगा इसको दबा के सब्सक्राइब वाले बटन को, चल रहा है या नहीं चल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। आई विश मोर पीपल वर डैश यू मिस्टर वॉल्टर। अब आप किसी से कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि आप जैसे बहुत सारे लोग हों, कि सारे लोग आप जैसे बन जाएं। तो जब आप बोल रहे हैं आई विश मोर पीपल वर डैश यू, तो मोर जेनरस तो आपने तब लिखना है जब आप कंपेयर कर रहे होंगे। जब आप वो बोलेंगे कि मिस्टर वॉल्टर बाकी लोग आपसे बेहतर हैं, या बोलेंगे कि बाकी लोगों से मिस्टर वॉल्टर आप बेहतर हैं। और जब हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, दो को कंपेयर करना होता है, तो साथ हमने कौन सा वर्ड यूज करना होता है, देन का। तो इसका मतलब यहां पर कंपैरेटिव डिग्री किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बात, जब आप दो से ज्यादा को कंपेयर करते हैं, तो दो से ज्यादा को कंपेयर करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री, हम यहाँ पे दो से ज्यादा को कंपेयर नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री भी जरूरत नहीं है। और हम मिस्टर वॉल्टर को मॉडिफाई नहीं कर रहे, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि बाकी दुनिया भी मिस्टर वॉल्टर आप जैसी जेनरस होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, एज प्लस एज। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप दो चीजों को एक जैसा बता रहे हैं। सेंटेंस क्या है, आई विश मोर पीपल वर डैश यू, कि मेरी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरह के हो मिस्टर वॉल्टर। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, एज जेनरस एज यू। लेकिन ये जो एडजेक्टिव का क्वेश्चन होता है ना, ये आपको पढ़ना महारत होता है। आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ जाए। उसके बाद है हेनरी इज द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। अभी देखें, याद रखिएगा, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री में जा रहे होते हैं, जब भी हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैंने अभी आपको क्या बोला है, देन लिखना होता है। आपने ऐसे बोला है ना मैंने। अब जैसे यहां पे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है द टू ब्रदर्स। इसका मतलब कितनी चीजों को, कितने नाउन प्रोनाउन को कंपेयर किया जा रहा है, दो को कंपेयर किया जा रहा है। आपने दो में से बताना है कि ज्यादा यंगर कौन है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, दो केसेस ऐसे हैं हमारे पास जहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लिखते हैं। अदरवाइज हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा नहीं लिखते, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते। डेफिनेट आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिखा जाता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखा जाता। पूरी इंग्लिश में दो जगह है। दो जगह कहां पर है, जहां पर याद रखिएगा आप कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हो, आप दो को कंपेयर तो कर रहे हो, लेकिन आप दो को कंपेयर देन के साथ नहीं कर रहे होंगे, आप दो को कंपेयर कर रहे होंगे ऑफ के साथ। यहां पर जो आपका की वर्ड है वो एक्चुअल में कौन सा वर्ड है आपके पास, आपका प्रेपोजिशन है ऑफ द टू। जब आप ऑफ का वर्ड यूज करके देन के बगैर कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हो, यानी कि दो को कंपेयर कर रहे हो, तो आपने याद रखना है, आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखना है, दा लिखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं लिखते हैं। सिर्फ दो जगह पर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लिखते हैं, जहां पर हम सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री लिख रहे हो, दो को कंपेयर कर रहे हो, लेकिन देन के बजाय हम ऑफ यूज कर रहे हो। नंबर टू आप याद रखिएगा, नंबर टू आपने क्या याद रखना है, जब भी आप आइडेंटिकल क्लॉजेज लिखें। आइडेंटिकल क्लॉजेज का मतलब क्या है, जब भी आप एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज को यूज करें, तो ऐसी सूरत में आप दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लिखेंगे, द। आप ये सेंटेंस बड़े अच्छे तरीके से पढ़कर आते हैं। आपका सेंटेंस है द हायर यू गो द कूलर इट इज। द हायर यू गो द कूलर इट इज। आप ये सेंटेंस पढ़कर आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल क्लॉजेज। इसको आइडेंटिकल क्लॉजेज इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। और आप दोनों में देखेंगे आपके पास कंपैरेटिव डिग्री आ रही होती है। जब कंपैरेटिव डिग्री आ रही होती है, इसका मतलब आपने दोनों से पहले बेटे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। आपके पास दो जगह सिर्फ ऐसी हैं कंपैरेटिव डिग्री में जहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पहले। अदरवाइज आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते। और इसके साथ आपको मजे की बात यह भी बता दूं कि जो आपका टेस्ट 14 है, उसमें मैंने सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आर्टिकल के डाले हैं। जैसे यहां पर मैंने एडजेक्टिव के डाले हैं ना, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका मॉक टेस्ट 14, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैंने किसके डाले हैं, आर्टिकल के डाले हैं, ताकि हमारा पूरे का पूरा आर्टिकल भी एक तरह का क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। जैसे अभी हमारा पूरे का पूरा एडजेक्टिव रिवाइज हो रहा है। उसके बाद आगे तो चलेंगे, तो जैसे अभी हमारे पास ऑफ द टू है,
तो आपने याद रखना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दाल भी लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर दो को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होती है। तो आपने याद रखना है यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा, द यंगर आएगा। द यंग नहीं आएगा, यंगेस्ट नहीं आएगा, यंग एज नहीं आएगा, चूंकि हम दो को कंपेयर कर रहे हैं तो दो को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री आती है। और जब आप देन के बगैर कर रहे होंगे तो आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या लिखना है, आपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले बेटे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा यंगर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज डैश अ ब्रिलियंट आइडिया। देखें ये दो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, इनको याद रखिएगा। एक स्ट्रक्चर है बेटे आपके पास सच के साथ, ठीक है, आपके पास सच है, सच के बाद आपके पास क्या आएगा, आर्टिकल आता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लिखते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद आप क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। जैसे अभी आपके पास लिखा हुआ है, देखें ए क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल, उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, ब्रिलियंट एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन। ए आपके पास क्या है, आर्टिकल, उसके बाद ब्रिलियंट क्या है, एडजेक्टिव, और आइडिया आपके पास क्या है, नाउन है। अरेंजमेंट देख रहे हैं ना। और अगर यही बात सो के साथ हमने लिखनी हो ना, तो हम सो के बाद बेटे पहले क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हम लिखेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। बस थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। यहां पर हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट होगा वो किसके साथ होगा, सच के साथ। इट वाज सच अ ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन अगर इसी बात को मैंने सो के साथ लिखना होगा ना, तो यही बात सो के साथ कैसे चलेगी, सो ब्रिलियंट। मुझे सो के बाद आर्टिकल नहीं लिखना होगा, मुझे सो के बाद क्या लिखना होगा, एडजेक्टिव, उसके बाद मुझे आर्टिकल लिखना है, और देन मुझे नाउन लिखना है। तो अगर मैं इस बात को सो के साथ लिखूंगा तो सो के साथ कैसे चलेगा, सो ब्रिलियंट एन आइडिया। फिर मेरी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो हमारे पास कौन सा है, सच। लेकिन ये दोनों अरेंजमेंट्स आपने याद रखनी है। सच के बाद आर्टिकल आता है, जबकि सो के बाद एडजेक्टिव आता है। यहां पर आर्टिकल के बाद हम एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लिखेंगे और देन हम क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। ये दो अरेंजमेंट्स आपने याद रखनी है, सच के लिए और सो के लिए। और यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है आई लाइक्ड हिम डैश मच। अब यहां पर दो बातें हैं। एक बात तो याद रखिएगा कि यहां पर जब मच आ गया, पहली बात। दूसरी बात, ये डैट का वर्ड आपने कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि आप याद रखेंगे कि जैसे मैंने आपको क्या बताया हुआ पहले भी, कि जैसे हमारे पास जहां पर आइदर आता है, आइदर के साथ क्या आता है, और आता है। इसी तरह जहां पर नाइदर आता है, नाइदर के साथ बेटे क्या आता है, नोर आता है। इसी तरह जहां पर नॉट ओनली आता है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है हमारे पास, बट आल्सो। ये मैंने आपको बताया हुआ सारा। और नॉट ओनली का सेकंड वर्जन हमारे पास क्या होता है, नथिंग बट होता है। नथिंग बट के साथ साथ इसका एक और वर्जन हमारे पास क्या होता है, नॉट बट होता है। नॉट बट के साथ साथ इसका नेक्स्ट वर्जन क्या होता है, नो बट होता है। इसी तरह हमारे पास जहां पर भी लेस्ट आता है, लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आता है। इसी तरह जहां पर दो आल्दो आता है तो फिर हम कॉमा लिखेंगे या येट लिखेंगे, तो हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन चलते हैं, पेयर चलते रहते हैं। इसी तरह याद रखिएगा जो डैट होता है, डैट का पेयर हमारे पास कैसे बनता है, सो के साथ क्या आता है, डैट आता है, ठीक है। इसी तरह जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था, एज के साथ क्या आएगा, एज आएगा। सो के साथ एज आएगा जब आपने दो चीजों को एक जैसा बताना होगा। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो फिर आप सो के साथ क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, सो चलेगा, ठीक है। आई लाइक्ड हिम सो मच। और फर्ज करें अगर मैं इस सेंटेंस को डैट से पहले खत्म कर देता हूं, मैं मच पे खत्म कर देता हूं इस सेंटेंस को। मैं कहता हूं ये सेंटेंस है ही सिर्फ इतना, ये सेंटेंस, इसको भूल जाएं एक मिनट के लिए। मैं कहता हूं आपके पास सेंटेंस है आई लाइक्ड हिम डैश मच। तो ऐसी सूरत में जब डैट नहीं लिखा होगा ना, तो फिर आपने याद रखना है आप मच के लिए क्या लिखेंगे, वेरी का वर्ड लिखेंगे। फिर आपने मच के लिए सो का वर्ड नहीं लिखना, सो का वर्ड आपने तब लिखना है, इंटेंसिफाइड तब लिखना है जब आगे क्या लिखा होगा, डैट लिखा होगा। अगर डैट नहीं लिखा होगा तो फिर आपने कभी भी सो का वर्ड यूज नहीं करना, याद रखिएगा। अगर मैं मच पे सेंटेंस को खत्म कर देता तो फिर ये सो मच नहीं होता, फिर ये क्या होता, वेरी मच होता। उसके बाद हमारे पास है जैक
जैक इज डैश जो। अब देखें अल्फा ऑप्शन देखिएगा एज क्वाइट, जब आपने एज लिख दिया तो फिर बेटे देन नहीं आएगा, फिर आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए था एज। फिर क्या होता कि हम जैक और जो को एक दूसरे के जैसा बता रहे होते। उसके बाद जब आपने मोर लिख दिया और क्वाइट लिख दिया, देखें क्वाइट की एक अपनी कंपैरेटिव डिग्री है और क्वाइट की कंपैरेटिव डिग्री क्या है क्वाइटर। आपको मोर क्वाइट लिखने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे देखें बिग की अपनी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बिगर, ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री है ना। और मैं इसको क्या बना दूं, मैं इसको बोलूं ये बन गया जी मोर बिग, तो ये पॉसिबल नहीं है। मोर बिग इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, बल्कि इसकी कंपैरेटिव डिग्री हमेशा क्या रहेगी बिगर ही रहेगी। तो इसका मतलब मोर क्वाइट मुझे नहीं लिखना होगा, तो इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी क्या होगा बेटे गलत होगा। उसके बाद चार्ली में लिखा हुआ है सो एज, अब सो क्वाइट एज लिखा बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन यहां पर हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, हमारा सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास आपका सेंटेंस चूंकि एफर्मेटिव है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते जैक इज सो क्वाइट एज। अगर ये नॉट होता ना तो फिर सो क्वाइट एज हम लिख सकते थे, जैक इज नॉट सो क्वाइट एज जो। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास चार्ली भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन जैक इज क्वाइटर देन। क्वाइट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है क्वाइटर, और उसके बाद हमारे पास साथ वर्ड क्या आएगा देन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा डेल्टा। इसमें किसी तरह का कोई ग्रामर मिस्टेक ग्रामर एरर नहीं है। शी लुक्स डैश देन, अब जैसे देन आ गया। अच्छा अब इस यहां पर दो तीन बातें दो तीन रूल्स है, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिएगा। हमारे पास वर्ड होता है ओल्ड, ओल्ड की हमारे पास दो कंपैरेटिव डिग्रीज बनती हैं, एक हमारे पास बनता है ओल्डर और एक हमारे पास बनता है एल्डर। ठीक है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास होती है एल्डेस्ट और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास होती है ओल्डेस्ट। देखें अगर आप सेम फैमिली मेंबर की बात कर रहे हो ना, सेम फैमिली मेंबर की बात कर रहे हो, तो आप उसके लिए बेटे कौन सा वर्ड यूज करेंगे एल्डर और एल्डेस्ट का। जैसे मैं बोलता हूं वो मेरा बड़ा भाई है तो मैं बोलूंगा ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरी बड़ी बहन है शी इज माई एल्डर सिस्टर। जब मैं सेम फैमिली मेंबर की बात करूंगा, मुझे जैसे मैं बोलूंगा वो हमारी सबसे बड़ी बहन है तो मैं बोलूंगा शी इज आर एल्डेस्ट सिस्टर, सबसे बड़ी डेफिनेटली सुपरलेटिव डिग्री आएगी। लेकिन अगर मैं अदर देन फैमिली की बात कर रहा हूं, तीन चीजें याद रखनी है आपने ओल्डर ओल्डेस्ट के लिए। अगर मैं अदर देन फैमिली की बात करूं, नंबर वन अदर देन फैमिली की बात करूं तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा ओल्डर यूज करूंगा। अगर मैं कोई नॉन ह्यूमन मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो उसके लिए भी मैं क्या यूज करूंगा ओल्डर ओल्डेस्ट यूज करूंगा। या याद रखिएगा अगर मैं फैमिली में भी कंपैरिजन की बात कर रहा हूं ना तो कंपैरिजन के लिए मुझे ओल्डर ओल्डेस्ट यूज करना है। जैसे देखिए अगर मैं बोलता हूं कि वो मेरा बड़ा भाई है तो मैं बोलूंगा ही इज माई एल्डर ब्रदर। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता माई ब्रदर इज एल्डर देन आई, मुझे बोलना होगा माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। कंपैरिजन के लिए आपने ओल्डर यूज करना है, हमेशा याद रखिएगा। तो ओल्ड की आपके पास दो डिग्रीज होती हैं, एक आपके पास ओल्डर ओल्डेस्ट है, एक आपके पास एल्डर एल्डेस्ट है। नंबर टू पे आपने याद रखना है वेरी और मच, और मैंने अभी आपको बताया वेरी और मच का रूल। मैंने आपको क्या कहा, दो बातें याद रखें वेरी और मच के लिए। नंबर वन क्या है कि पॉजिटिव डिग्री के लिए आपको क्या लिखना है वेरी, और पॉजिटिव डिग्री के साथ साथ अगर आईएनजी एडजेक्टिव होगा तो उसके लिए भी आपको क्या लिखना है वेरी। उसके बाद अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो आपने मच लिखना है, और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो फिर भी आपने क्या लिखना है मच लिखना है। तो यहां पर देखेंगे पहली बात है देन लिखा हुआ, और देन के साथ हमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होती है। अब ओल्ड कंपैरेटिव डिग्री तो होती नहीं, तो इसका मतलब हमारा चार्ली डेल्टा ऑप्शन तो हो गया गलत। ओल्डर होती है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है। और कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई हम वेरी के साथ नहीं करते। अगर ये ओल्ड होता तो हम वेरी ओल्ड लिखते, लेकिन हमें चूंकि यहां पर ओल्डर चाहिए और ओल्डर कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के लिए बेटे हमें क्या चाहिए मच। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। हम कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करते हैं इंटेंसिफाई करते हैं किसके साथ मच के साथ, हम पॉजिटिव डिग्री के साथ कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। दीज एप्पल्स आर डैश, आसान तरीन क्वेश्चन है।
जैसे ही देन आ जाएगा ना तो आपने फौरन समझना है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए एडजेक्टिव की। देन का मतलब ही क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ। तो फिर हम स्वीट नहीं लिखेंगे, स्वीटेस्ट नहीं लिखेंगे, द स्वीटेस्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा स्वीटर। देन का मतलब है आपके पास कंपैरेटिव डिग्री, और स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, स्वीटर होता है। उसके बाद है दिस इज द डैश बिल्डिंग इन द सिटी। अब देखिए हम नॉन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं फैमिली की बात कर रहा होता तो फिर मैं एल्डस्ट लिखता, लेकिन चूंकि मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो बिल्डिंग को पुराना बताने के लिए, ज्यादा उम्र का बताने के लिए, एंशिएंट बताने के लिए मैं ओल्डेस्ट यूज नहीं करूंगा, एल्डेस्ट यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या यूज करूंगा, ओल्डेस्ट यूज करूंगा। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। एल्डर नहीं हो सकता, ओल्डर नहीं हो सकता, हमें क्या लिखना होगा, ओल्डेस्ट लिखना होगा। उसके बाद है जी कैन यू गिव मी डैश वाटर। अब देखिए हम क्वांटिफायर एग्रीमेंट में पढ़कर आते हैं, हमारे पास जिस तरह नाउन दो तरह के होते हैं, इसी तरह हमारे पास क्वांटिफायर भी दो तरह के होते हैं। एक क्वांटिफायर हमारे पास होते हैं काउंटेबल, और एक क्वांटिफायर हमारे पास क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। फ्यू है, आ फ्यू है, इसी तरह लिटल है, आ लिटल है, फिर हमारे पास दा फ्यू है और दा लिटल है। ठीक है, ये हमारे पास पहले तीन हमारे पास आप बोलेंगे कि क्वांटिफायर होते हैं। ठीक है, आज हमारा लैपटॉप जो है ना वो हमें थोड़ा तंग कर रहा है, अब इसको पता नहीं आज क्या वजह बनी हुई है, ये भी आज आप लोगों की तरह चरसी भंगी बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा द लिटल। ठीक है, ये देखिए आज पता नहीं इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो हमारे पास है फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटल, आ लिटल, दा लिटल। ठीक है, तो फिर हमारे पास है काउंटेबल क्वांटिफायर में कौन सा वर्ड आता है, मैनी आता है। यहां पर हमारे पास मैनी के अगेंस्ट में मच आता है। यहां पर हमारे पास बेटे क्या आता है, नंबर काउंटेबल नाउन के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमारे पास क्या आता है, अमाउंट आता है। मतलब जहां पर भी हमने काउंटेबल नाउन लिखना है ना, काउंटेबल नाउन के लिए हमने क्या लिखना है, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, मैनी, नंबर। और जहां पर हमने अनकाउंटेबल लिखना है वहां पर हमने क्या लिखना है, लिटल, आ लिटल, दा लिटल, मच और अमाउंट। ठीक है, अच्छा उसके साथ एक और बात याद रखेंगे, ये जो आपके पास फ्यू और लिटल है ना, जिसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया, इसका मतलब होता है नेगेटिव, नियर टू नथिंग। नियर टू नथिंग या नेगेटिव का मतलब क्या, जैसे फर्ज करें अगर मैं बोलता हूं ना आई हैव फ्यू लॉयल फ्रेंड्स, जब मैं सिर्फ फ्यू का वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब मेरे कोई लॉयल फ्रेंड्स नहीं, आई डोंट हैव लॉयल फ्रेंड। और अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ फ्यू लॉयल फ्रेंड्स तो इसका मतलब मेरे कुछ वफादार दोस्त हैं। ठीक है, और अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि द लॉयल फ्रेंड तो इसका मतलब मेरे पास कुछ ईमान जो वफादार दोस्त हैं, मैं उनको स्पेसिफाई कर रहा हूं। इसी तरह जब आप बोलेंगे लिटल वाटर इन द जग तो इसका मतलब जग में पानी नहीं है। आ लिटल वाटर इन द जग का मतलब क्या है कि जग में थोड़ा सा पानी है। और द लिटल वाटर इन द जग का मतलब क्या है कि आप थोड़े से पानी की बात कर रहे हैं और मखसूस पानी की बात कर रहे हैं जो जग में है। तो ये पूरी बात हम क्वांटिफायर एग्रीमेंट में पढ़कर आए हैं, ये पूरा एक रूल है क्वांटिफायर एग्रीमेंट का। अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास दूसरे क्वांटिफायर भी आते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे हमारे पास सम है, एनी है, मोस्ट है, नो है, इनफ है, ऑल है, रेस्ट ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है। तो ये पूरा एक टॉपिक है हमारे पास। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप नाउन वाले लेक्चर्स में जाके देखिएगा, वहां पर आपके पास मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कैन यू गिव मी डैश वाटर। अब देखिए वाटर हमारे पास कौन सा नाउन होता है, वाटर हमारे पास होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके लिए बेटे क्या लिखेंगे, हम इसके लिए फ्यू तो लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब डेल्टा और चार्ली तो वैसे ही गलत हो गया। अब मुझे अगर बताइएगा, अगर मैं लिखूंगा ना कैन यू गिव मी लिटल वाटर, तो लिटल वाटर लिखने का मतलब क्या है कि पानी नहीं है मेरे पास, मुझे पानी ना दो, थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब जो ना इस्तेमाल करने वाली क्वांटिटी। इसका मतलब मुझे लिटल वाटर नहीं चाहिए, मुझे आ लिटल वाटर चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। लिटल वाटर लिखने का मतलब क्या होगा, नियर टू नथिंग, कुछ ना होना। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। शायद आपको इस वीडियो में ये आज जो हमारा लैपटॉप है इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी क्या उसको बोलेंगे आप, मैं क्या उसको बोलूं, फ्लैश करती हुई नजर आ रही होगी, कभी ये ब्लैंक हो जाती है। मतलब अगर मैं अपनी पंजाबी में बोलूं
तो वो एक बड़ा फनी सा एक वर्ड हम यूज करते हैं, चमक्के मारती हुई यूज नजर आएगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आज हमारा लैपटॉप हमारे साथ थोड़ी शरारतें कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, ओनली आफ्टर। अब मैंने आपको हमारे पास क्या था, इन्वर्जन, मैंने आपको इन्वर्जन के रूल्स में वर्ड्स लिखवाए थे और मैंने आपको कहा था इनको याद रखिएगा। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें हम सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को क्या करते हैं, निगेशन में नहीं लिखते, ठीक है, इन्वर्जन में नहीं लिखते, बल्कि हम इन सेकंड पार्ट को इन्वर्जन में लिखते हैं, ठीक है। और इनमें कौन सा वर्ड आपके पास शामिल है, उसमें ओनली आफ्टर है। जब आपके सेंटेंस में ओनली आफ्टर आ गया ना, तो इसका मतलब आपने जिस रूल पर फोकस करना है वो रूल आपके पास कौन सा है, वो रूल है बेटे आपके पास इन्वर्जन का। अब इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। वैसे तो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं ना हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है आपको इन्वर्जन लिखनी है। हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन पढ़कर आए हैं, हमने हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर की सूरत में इन्वर्जन पढ़ी है, हमने नॉट ओनली बट आल्सो की सूरत में इन्वर्जन पढ़ी है। लेकिन ये वो स्ट्रक्चर है, जैसे देखें ये वो एक्सप्रेशंस हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूं, इनमें सबसे पहला एक्सप्रेशन तो आपके सामने लिखा हुआ है ओनली आफ्टर, ठीक है, ओनली आफ्टर। ये वर्ड्स हैं आपने याद रखने हैं। नंबर 2 आपके पास है नॉट अनटिल। अगर आपका सेंटेंस यूज स्टार्ट होता है ओनली आफ्टर से, नॉट अनटिल से, नॉट सिंस से, ठीक है, और लास्ट एक्सप्रेशन आपके पास, फोर्थ एक्सप्रेशन आपके पास ओनली व्हेन। ये 4 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। अगर आपका सेंटेंस इन 4 वर्ड से स्टार्ट होता है तो बेटे आपने याद रखना है आपके सेंटेंस में इन्वर्जन आएगी, और इसकी इन्वर्जन सेकंड पार्ट में आएगी। सेकंड पार्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा हट के आएगी, बिल्कुल इसी के साथ। जैसे देखें ओनली आफ्टर के बाद क्या आ गया, द एक्सीडेंट। अब द एक्सीडेंट के बाद हमारे पास क्या आएगी, इन्वर्जन आएगी। आपने चूंकि ओनली आफ्टर की वजह से इन्वर्जन लिखनी है तो आप दे रियलाइज नहीं लिखेंगे, दे हैड रियलाइज नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको इन्वर्जन लिखनी है। तो इन्वर्जन लिखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना। अब हेल्पिंग वर्ब डिड भी लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैड भी लिखा हुआ है, ठीक है, और दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई, दोनों स्ट्रक्चर ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें इन्वर्जन तो चाहिए। अब ये दोनों इन्वर्जन ठीक लिखी हुई है, हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट इंडेफिनिट का इन्वर्जन चाहिए या पास्ट परफेक्ट का इन्वर्जन चाहिए। तो सेंटेंस चलता है ओनली आफ्टर। अब आप यहां पर एक और रूल को ज़हन में बिठाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जहां पर भी आफ्टर आ जाए, आफ्टर के बाद आपने याद रखना है जब आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपको टेंस कौन सा चाहिए, पास्ट परफेक्ट चाहिए। मैं आपको 2 रूल्स पहले से बताकर आया हुआ हूं। बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट लिखना होता है अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो, और आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट लिखना होता है अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो चूंकि यहां पर आफ्टर भी लिखा हुआ है तो उस आफ्टर की निस्बत से हम पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। हमारा करेक्ट ऑप्शन बीटा नहीं होगा। ओनली आफ्टर होगा, नॉट अनटिल होगा, नॉट सिंस होगा, ओनली व्हेन होगा। तो आपने सेकंड पार्ट यानी कि नाउन को छोड़ के, सब्जेक्ट को छोड़ के आगे चलकर आपने क्या करना है, आपने इन्वर्जन लिखनी है, ठीक है। और इन्वर्जन आपने आफ्टर के बाद आपका टेंस कौन सा होना चाहिए, आपके पास पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब आप हेल्पिंग वर्ब को कहां पर लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इन्वर्जन को अक्सर पढ़ते रहते हैं, हमारे टेस्ट का हिस्सा रहते हैं ये। उसके बाद हमारे पास है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, द न्यू पॉलिसी नॉट ओनली रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, बट आल्सो। अब देखिए नॉट ओनली के साथ हमारा पेयर किसके साथ बनता है, बट आल्सो के साथ। अब रिड्यूस्ड का मतलब हमारे पास क्या है कि बात पास्ट में चल रही है तो बात पास्ट में ही रहेगी।
हम यहाँ पर हैज इम्प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, इम्प्रूविंग तो कोई टेंस ही नहीं होता, इम्प्रूव प्रेजेंट होता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? डेल्टा। हमारा सेंटेंस को पैरेलल करने के लिए, पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए क्या रहेगा? द न्यू पॉलिसी नॉट ओनली रिड्यूस कॉस्ट बट आल्सो इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा? डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास 13। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं, नाइदर है, आइदर है, ईच है। जहां पर भी ये आएगा तो ये आपके पास आपका सब्जेक्ट क्या होने वाला है? सिंगुलर। आप इसको ऑफ के साथ भी लिखते हैं, आप इसको ऑफ के बगैर भी लिखते हैं। ऑफ के साथ लिखेंगे तो इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल लिखेंगे, ऑफ के बगैर लिखेंगे तो इसके साथ आने वाला नाउन सिंगुलर लिखेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में आपने इसको क्या ट्रीट करना है? सिंगुलर ट्रीट करना है। ये रूल मैं आपको कम से कम 5 से 7 दफा बता चुका हूं बड़ी डिटेल के साथ। तो चूंकि यहां पर नाइदर लिखा हुआ है तो मैंने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है। तो वर नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? नाइदर ऑफ द प्रपोजल्स इज फिजिबल। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? बीटा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, द क्रिटिक्स प्रेज द फिल्म सिनेमाटोग्राफी बट फाउंड इट्स प्लॉट अननेसेसरली। याद रखिएगा एडवर्ब यूज होता है किसको मॉडिफाई करने के लिए? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। और किस फॉर्म को एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए? हमारे पास पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए। यानी कि जब आपने अननेसेसरली लिखा ना तो आप कॉम्प्लिकेट नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लिकेटिंग नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लेक्सली तो वैसे ही अजीबोगरीब सा वर्ड हमारे पास शायद होता है, इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्सली बोलते नहीं है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड। अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव आएगा अननेसेसरली के बाद, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा? बीटा। उसके बाद है डिस्पाइट हिज रिमार्केबली डैश रेंज ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका जो पूरे सेंटेंस का जो कीवर्ड है ना, बिलीव मी, वो आपके पास क्या है? इसका कीवर्ड आपके पास क्या है जी? रेंज। जब आप रेंज की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब उसके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। तो नैरो रेंज ऑफ इंटरेस्ट तो हो नहीं सकता, स्ट्रेंज रेंज तो वैसे ही, या रेगुलर और सिंपल रेंज तो हो नहीं सकता। एक्चुअल में जो रेंज के साथ वर्ड सूट करता है ना, वो आपके पास कौन सा वर्ड सूट करता है? डाइवर्स का। कहता है डाइवर्स रेंज ऑफ इंटरेस्ट। और इससे पहले आप पॉजिटिव वर्ड भी देख रहे होंगे, एक्सप्रेशन भी देख रहे होंगे, दैट इज रिमार्केबली। रिमार्केबली का मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट है उसके पास, रेंज ऑफ इंटरेस्ट है उसके पास, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं डिफरेंट फील्ड्स के। द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ बॉटल कैप मैन्युफैक्चरर सीम रादर ओड टू हिम। इतने सारे ओड इंटरेस्ट होने के बावजूद, डाइवर्स रेंज ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उसने बॉटल कैप मैन्युफैक्चरर बनने के बारे में सोचा। ये बात थोड़ी सी अजीब है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, सिंडीज डेट प्रूव्ड टू बी। अच्छा अब देखें, ये इंतहाई इमोरल सेंटेंस है, गैर इखलाकी सेंटेंस है। ये जो डेट का वर्ड है, सिंडीज डेट का वर्ड, मैं इसको टेस्ट में शामिल नहीं करना चाह रहा था। मतलब कि हम डेफिनेटली बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, और ये हमारे बिल्कुल ना तो हमारी शरीयत के मुताबिक है ये चीज़, और ना ही हमारे मज़हब के मुताबिक है, और ना ही हमारे माशरे, हमारे कल्चर, हमारे फैमिली सिस्टम के मतलब अकॉर्डिंगली है। मैं क्वेश्चन क्यों शामिल किया? क्वेश्चन मैंने शामिल किया अपनी तमाम बेटियों को एक मैसेज देने के लिए। देखिए आजकल इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया की वजह से, हमारे प्रिंट मीडिया की वजह से, हमारे जो इंटरनेट है इसकी वजह से, हमारे ड्रामा मूवीज़ की वजह से डेफिनेटली हमारा कल्चर चेंज हुआ है कुछ सालों से, ठीक है। हम कुछ कल्चर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ गए। डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं हम कहेंगे, हम मॉडिफिकेशन कहेंगे। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने कल्चर में शामिल की हैं ना चाहते हुए, जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो मॉरल करैक्टरिस्टिक्स है हमारे कल्चर की, वो बड़ी ही ख़राब हुई हैं। मैं इस क्वेश्चन को जानबूझकर इस सेंटेंस में शामिल करने का मकसद ये था कि मैं अपनी तमाम बेटियों को एक मैसेज पहुंचाना चाहता था। बेटे याद रखिएगा, हमारे मज़हब में जो महरम ना महरम का जो एक रिलेशन है ना, जो हमारे मज़हब में बताया गया है, इस्लाम में बताया गया है, उसमें कोई शक ही नहीं है। ज़िंदगी में याद रखिएगा,
आपका वालिद नंबर 1, आपका भाई नंबर 2, आपका बेटा नंबर 3, आपका खामद नंबर 4। ये 4 बंदों के अलावा रोए ज़मीन पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपका खैर ख्वाह हो सकता है, जो आपका हमदर्द हो सकता है, जो आपका दुख बांटने वाला हो सकता है, जिसको आपका ख्याल हो सकता है। हम बड़े ही बुरे माशरे में रहते हैं। इस बुरे माशरे में ये यारी दोस्ती, ये दोस्ती, ये मतलब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्टीमेट अल्टीमेट मतलब आपका कोई बुरे तरीके से नाजायज फ़ायदा ही उठाएगा आप इन 4 चीज रिलेशन के अलावा। तो आपने याद रखना है, आपके वालिद हैं, आपके भाई है, आपका बेटा होगा, आपका खामद होगा। तो ये 4 रिलेशन आपके लिए पाक रिलेशन है, होली रिलेशन है। इन्हीं पे कायम रहना है, इन्हीं के साथ जुड़े रहना है, और इन्हीं के साथ जुड़े रहने के साथ ही आपकी रिस्पेक्ट है, इज्जत है। इन 4 रिलेशन के अलावा कोई 5वां रिलेशन आपके लिए मतलब मोतबर, रिस्पेक्टेबल, अच्छा, केयरिंग, काइंड, ये कुछ भी नहीं होता। ये सारी की सारी मतलब आपके वाहियाती है। इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सिंडीज डेट प्रूव टू बी अ डैश जेंटलमैन। डैश जेंटलमैन मतलब जेन्युइन जेंटलमैन। इसको छोड़ें, क्वेश्चन को आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैं जानबूझकर ये शामिल किया था। देखिए, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहां पर बीइंग अ टीचर, एज अ टीचर मतलब मेरी मॉरल ड्यूटी है और कि मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को एक अच्छा लेसन दूं। सिर्फ ये नहीं कि वर्बल रीजनिंग पढ़ाता हूँ। यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मसला है। हम किताबें पढ़ाते रह गए, नंबर पढ़ाते रह गए, आगे नंबर कैसे लेना है ये बताते रह गए, तो हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। मैं हमेशा से ही कहता हूँ, देखिए आज भी मैं बीइंग टीचर, मेरा ये मोटो है, मेरा ये ख्याल है, मेरी ये आइडियोलॉजी है कि 4 चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने नौजवानों को पढ़ानी चाहिए, बेटों बेटियों को पढ़ानी चाहिए। उनमें नंबर 1 देखें, उनमें नंबर 1 जो है ना, वो आप कहेंगे कि आपका रिलीजन है और आपका कल्चर है। ये इसको इस पे हमें फख्र होना चाहिए, इस पे हमें, हमारा गुरूर होता है ये चीज़ें, हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन। तो हमें बेबाक होकर इनसे जो चीज़ें रिलीजन से है, कल्चर से रिलेटेड, अब अपने बेटों बेटियों से करनी चाहिए। नंबर 2 जो हमारे एजुकेशन का सबसे बुरा तरीन सिस्टम चल रहा है ना, वो ये है कि हम अपने बच्चों को फाइनेंस नहीं सिखा रहे। फाइनेंस का मतलब क्या है कि पैसे कैसे कमाने हैं, और अगर कमा लिए हैं तो उनको खर्च कैसे करना है, ये हम नहीं बता रहे अपने बच्चों को। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं पर भी ये नहीं है कि आपने पैसा कमाना कैसे है, आपने जो डिग्री ली है आपने उसको मटीरियलाइज कैसे करना है, आपने उससे पैसे कैसे कमाने हैं। डॉक्टर्स डिग्री लेके फिर रहे हैं, इंजीनियर डिग्री लेके फिर रहे हैं, और बिलीव में पूरी दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सोने की कान से कम नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि हमारे स्टूडेंट को ट्रेन ही नहीं किया जाता फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, मेंटोरशिप से रिलेटेड। हमें सिर्फ नंबर लेने की दौड़ में बताया जा रहा है। नंबर 3 देखें, कंप्यूटर। आज के दौर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कंप्यूटर लिटरेसी नहीं देंगे। और नंबर 4 में अगर आपसे बोलूं कि आजकल के दौर में जो अब हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो क्या है, एआई है। एआई अगर आप निकाल देंगे तो बिलीव में हम वैसी दुनिया से कोई 200-400 साल 500 साल पीछे हैं। आज हमें अपने बच्चों को एआई कर बतानी है, कंप्यूटर बताना है, फाइनेंस बताना है, रिलीजन और कल्चर बताना है। अच्छा चले, इसको हम कुछ यूं कर लेते हैं, आप एआई को जोड़ लें कंप्यूटर के साथ, एआई और कंप्यूटर। चौथी चीज जो आपको बतानी चाहिए ना हमारे नौजवानों को, मेरी आइडियोलॉजी में, बिलीव मी, हमें अपने बच्चों को जो सिखाना चाहिए दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी, और इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब ये वो चीजें हैं यार, यू बिलीव मी कि ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए, लाजमी तौर पर हिस्सा होनी चाहिए, कि सब्जेक्ट्स होने चाहिए ये बाकायदा तौर पर। ये अजीबो गरीब से सब्जेक्ट हमने जोड़े हुए हैं अभी, मतलब छोड़े, अभी मैं बात करूंगा तो वो फिर अजीबो गरीब तरफ चली जाएगी। हमें रिलीजन कल्चर पे बात करनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, फाइनेंस बच्चों को सिखाना चाहिए, कंप्यूटर और एआई सिखाना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी और पब्लिक स्पीकिंग सिखानी चाहिए। हमें बच्चों को ट्रेन करना है, स्किलफुल बनाना है। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, हम नंबरों वाले तोते बना रहे हैं सिर्फ। बहरहाल छोड़ें इसको, फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अनलाइक। जब आप अनलाइक की बात करते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आप एक चीज से कंट्रास्ट कर रहे होते हैं दूसरी चीज का, तो कहते हैं
हैं अनलाइक द डैश हेयर ऑफ अ डॉग सैम्स हॉर्स हैज डैश हेयर। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रास्ट में पेयर लिखा हुआ है ना वो सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, अनलाइक करली हेयर ऑफ डॉग हर डॉग सैम्स हॉर्स हैज डैश हेयर। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है सम पीपल बिलीव दैट वाटर बिकम्स डैश इफ इट इज ब्लेस्ड थ्रू प्रेयर। ब्लेस्ड थ्रू प्रेयर का मतलब क्या होता है, ब्लेस्ड थ्रू प्रेयर का मतलब होता है कि आप कोई सूरा पढ़ के कोई दुआ पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारते हैं तो वो क्या बन जाता है। बहुत सारे लोग यकीन करते हैं कि वो टिपिकल इवल प्रीशियस या वैल्यूएबल नहीं बनता, बल्कि वो क्या बन जाता है, होली बन जाता है, पाक हो जाता है। और होता है, इसका असर होता है, लाजमी तौर पर होता है। मैं मतलब 100% मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरा यकीन है, मेरा एतबार, और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आप अपनी माँ जी से कहें या अपनी वालदा से कहें, अपने वाले से कहें, यासीन पढ़ के फूंक मारे पानी पर, आप पिए, उसको नहीं चेंज आएगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा। देखिए हम मसला क्या है कि मसला हमारे सिस्टम का, हम वो क्या कर रहे होते हैं, हम दूसरों के पास जा रहे होते हैं कि यार मैं दम करवा लूँ या मैं पानी कोई इस तरह का कर लूँ। मैं आपके घर में आपके वालदैन हैं, आपके बड़े बहन भाई हैं, आपके दादा अबू दादी होंगे, नाना नानी होंगे। सिर्फ एक बात है कि मेरे लिए मेरी वालदैन से ज़्यादा बढ़कर नेक नीति से सच्चे दिल से कौन दुआ कर सकता है। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरे वालदैन से बढ़कर मेरे लिए दुआ कर सकता है, जो मेरी वाइफ से बढ़कर मेरे लिए दुआ कर सकता है, मेरे बच्चों से बढ़कर मेरे लिए दुआ कर सकता है, मेरे बहनों से बढ़कर मेरे लिए, भाइयों से बढ़कर कोई दुआ कर सकता है, कोई नहीं है। ये कोई चक्कर नहीं है। आपने खुद अपने लिए दुआ करनी है, आपके वालदैन ने दुआ करनी है, आपके बहन भाइयों ने आपके लिए दुआ करनी है। इसके अलावा बाकी सारा कुछ बीवी ने करनी है, खामन ने करनी है, बच्चों ने करनी है। इसके अलावा कोई नहीं है। इनसे ज़्यादा दुआओं का असर किसी में नहीं हो सकता, ठीक है। और होता है दुआओं का असर लाजमी तौर पर। सूरा पढ़ा करें, सूरा रहमान पढ़ा करें, सूरा यासीन पढ़ा करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ चेंजिंग है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। आफ्टर इंगेजिंग इन डैश एक्सरसाइज इट इज इंपॉर्टेंट टू रीचार्ज। जब आप रीचार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो रीचार्ज का मतलब क्या है कि आपने कोई इजी तो वो की नहीं। अच्छा, रीचार्ज बाय ईटिंग अ डैश। रीचार्ज डेफिनेटली आप कैसे करते हैं, आप फैटनिंग डाइट से तो रिचार्ज करते नहीं है। थिन डाइट या हैवी डाइट तो एक वैसी अजीबोगरीब सा वर्ड होता है। इंजूरियस डाइट से तो आप अपने आप को रिचार्ज नहीं करेंगे। आप रिचार्ज किससे करेंगे, हेल्दी से। और हेल्दी रिचार्ज कब चाहेंगे, जब आपने एक्सरसाइज कौन सी की होगी, स्ट्रीनस की होगी, मतलब के एक्सर्जन वाली की होगी, टायरसम की होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद आगे चलेंगे जी 21। तो 21 से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं एनर्जी। जिस तरह पोइट की प्रोडक्शन क्या होती है, पोइट्री होती है, पोइट पोइट्री करता है, इसी तरह सिंगर क्या करता है, सॉन्ग गाता है, सिंगिंग करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। उसके बाद वाइज और फुलिश। वाइज और फुलिश एक दूसरे का क्या है, वाइज और फुलिश है एक दूसरे का ऑपोजिट। एंटोनिम, तो हमें भी यहाँ पर एंटोनिम चाहिए। रिच वेल्दी एंटोनिम नहीं होता, टॉल हाइट एंटोनिम नहीं होता, अर्ली सून एक दूसरे का सिनोनिम होता है। हमारे पास यहाँ पर क्या चलेगा, ब्रेव और कॉवर्डली। जिस तरह वाइज और फुलिश एक दूसरे का एंटोनिम है, इसी तरह ब्रेव और कॉवर्डली एक दूसरे का क्या है, एंटोनिम है। उसके बाद हमारे पास है ब्रांच और ट्री। तो ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ ट्री, या आप बोलेंगे कि ब्रांचेस से मिलकर क्या बनता है, ट्री बनता है। तो इसी तरह विंग्स किसके लिए होते हैं, विंग्स किसके लिए होते हैं, बर्ड्स के लिए होते हैं। तो जिस तरह ब्रांच ट्री के लिए होती है, इसी तरह आपके पास विंग किसके लिए होते हैं, बर्ड के लिए। लेग और बेंच, ये तो एनर्जी क्रिएट नहीं होता है। व्हील और इंजन, ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं एक चीज के। स्टोन, माउंटेन, आप स्टोन से मिलकर माउंटेन नहीं बनता। स्टोन इज समथिंग एल्स, माउंटेन इज समथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर का काम क्या होता है जी, कंप्यूटर का काम होता है प्रोसेस करना, ठीक है। आप फंक्शन एनर्जी बता रहे हैं। तो पिलो का काम स्विंग नहीं होता, फोन का काम स्विमिंग नहीं होता, टेबल का काम राइटिंग नहीं होता, जबकि नाइफ का काम क्या होता है, कटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास पेंटर और ब्रश। पेंटर ब्रश यूज करता है टूल के तौर पर, उसका टूल है। ड्राइवर यूनिफॉर्म टूल नहीं है। स्कल्पचर चिजल टूल नहीं है। टीचर चाक बोर्ड। जिस तरह देखें, पेंटर ब्रश यूज करता है तस्वीर बनाने के लिए, लिखने के लिए। इसी तरह टीचर चाक बोर्ड यूज करता है क्या करने के लिए, अपना लेक्चर लिखने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद है स्टीम बॉइलिंग।
तो जिस तरह हमारे पास स्टीम से क्या निकलता है, जब स्टीम होता है तो क्या बॉइलिंग के अमल से क्या निकलता है, स्टीम निकलता है। इसी तरह हमारे पास फायर होता है तो उसके अमल से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद स्पैरो बर्ड, स्पैरो इज अ बर्ड, मतलब स्पैरो इज अ काइंड ऑफ बर्ड। ये काइंड आपके पास क्या है, काइंड एनर्जी है, जब आपने बताना होता है कि एक चीज दूसरी चीज की क्या है, काइंड है। जैसे स्पैरो इज अ बर्ड, इसी तरह हमारे पास क्या है, स्पैरो बर्ड है। तो शार्क इज नॉट अ रेप्टाइल, शार्क रेप्टाइल नहीं है, वो एक फिश है। रोज इज नॉट अ वेजिटेबल, ईगल इज नॉट अ मैमल, बल्कि एप्पल इज अ फ्रूट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। प्लास्टिक क्या होता है जी, सिंथेटिक भी होता है। प्लास्टिक क्या होता है, सिंथेटिक होता है। तो यहां पर हमारे पास पेपर मेटल नहीं होता, क्लॉथ हार्ड नहीं होता, शुगर साल्टी नहीं होता, बल्कि वुड क्या होती है, नेचुरल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है नाइट डार्कनेस। नाइट और डार्कनेस का रिलेशन क्या है कि जब रात होती है तो क्या होती है, अंधेरा आता है। जिस तरह हमारे शहजादे ने कहा था पाकिस्तान के कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो इसी तरह जब रात होती है तो क्या होती है, डार्कनेस होती है। ठीक है। तो डेजर्ट जो होता है वो डेजर्ट जो होता है वो कोल्ड नहीं होता, वो जो ड्राई होता है। उसके बाद क्लाउड स्काई दूसरे का सिनोनिम वर्ड है। ओशन सैंड नहीं होता, ओशन पानी होता है, बल्कि सन क्या होता है, रोशनी। जिस तरह नाइट के साथ डार्कनेस का एनर्जी है, इसी तरह रिलेशन किसका है, सन का लाइट के साथ। रात आती है तारीकी आती है, सूरज आता है तो क्या आती है, रोशनी आती है। उसके बाद है इंजीनियर और ब्रिज। इंजीनियर और ब्रिज का आपके पास क्या है कि इंजीनियर क्या करता है जी, ब्रिज डिजाइन करता है। टेलर फैब्रिक डिजाइन नहीं करता, वो सूट डिजाइन करता है। अटायर या ड्रेस डिजाइन करता है। इसी तरह शेफ रेसिपी नहीं डिजाइन करता, डिश डिजाइन करता है। उसके मतलब डिश का मतलब है कि उसकी फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे ना। जिस तरह इंजीनियर के पास वो मैप हो सकता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, लेकिन ब्रिज उसकी फाइनल प्रोडक्ट है। इसी तरह फार्मर की जो प्रोडक्ट है वो सॉइल नहीं है, बल्कि काश्त होती है, फसल होती है। आर्किटेक्ट जो होता है उसकी जो आपके पास या फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होती है, बिल्डिंग होती है। तो जिस तरह इंजीनियर की फाइनल प्रोडक्ट ब्रिज होता है, इसी तरह आर्किटेक्ट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्डिंग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, डेल्टा। उसके बाद आपके पास है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारी जो डिस्कशन है वो बड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन के सिर्फ और जस्ट क्या कर रहा हूं, आपको आंसर बता रहा हूं। 31 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास है बीटा। द मेन कंसर्न ऑफ द पैसेज इज डैट। जब आपको मैं ये पीडीएफ सेंड करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये आप देख लीजिएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन येलो कलर का है तो उसकी रीजन भी ऊपर येलो कलर से हाईलाइट की हुई है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ग्रीन कलर का है, तो इसी तरह इसकी जो रीजन है वो ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट की हुई है, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। 32 में आपका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 33 में आपका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। 34 में आपका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 35 में आपका करेक्ट ऑप्शन है 35 में आपका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे जी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 36 पे। ठीक है। अब देखें क्वेश्चन 36 में मैंने जैसे आपको पहले कहा कि चूंकि फिर सारे वर्ड जो हैं वो लिखने पड़ते हैं, तो बजाय लिखने के मैंने क्या किया हुआ है, पहले से लिखे हुए होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी से इनका उर्दू मीनिंग बताता जाऊंगा, करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा। ठीक है। ताकि आप क्या करेंगे, फिर इनका करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है। जैसे बल्कि हाँ मैं कुछ यूं कर देता हूं कि वर्ड्स आपके पास लिखे हुए हैं तो आपको जल्दी जल्दी इनके करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं। आपके पास ये सिनोनिम पहले से भी लिखे हुए हैं। 36 में इंडोलेंस का जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, लेजीनेस। काहली को बोलते हैं हम, सुस्ती को बोलते हैं। अम्बिशियस का जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो हमारे पास क्या है, बोल्ड है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डुप्लिसिटी है। डुप्लिसिटी का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिसीट। हम धोखे को बोलते हैं, फ्रॉड को बोलते हैं, बेईमानी को बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास परसेवरेंस है। परसेवरेंस का जो हमारे पास होता है ना, याद रखिएगा, आपको लगेगा करेज भी है, स्ट्रेंथ भी है, लेकिन परसेवरेंस का वर्ड याद रखिएगा, हम अज़म को बोलते हैं। अज़म मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब एक चीज पर लगे रहना, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन। करेज और स्ट्रेंथ तो रिलेटेड होता है ना पावर से, ताकत से, लेकिन लगे रहना, अज़म के साथ लगे रहना, डिटर्मिनेशन, इंड्योरेंस के साथ लगे रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। यानी कि हमारे पास क्या होगा, परसेवरेंस होगा। यू
यूफोरिक का मतलब याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, जॉयफुल को बोलते हैं, खुश को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा डेफिनेटली एक्साइटेड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 41। अब असल में हो ये रहा है कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन को जब हाथ से ऊपर कर रहा हूँ या पेन से ऊपर कर रहा हूँ, वो ऊपर जा नहीं रही है। मैं 2-3 दफा ऊपर करता हूँ तो वो ऊपर जाती है। ये आज हमारे साथ ना थोड़ा मजाक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन याद रखिएगा कानूनी चाराजोई को हम बोलते हैं। अक्सर आप ये वर्ड सुनेंगे कि यार इस घर का को हमने खरीदा है लेकिन हम इसको नहीं खरीदना चाहते, ये प्लॉट नहीं खरीदना चाहते, ये लिटिगेशन में चला गया। लिटिगेशन में मतलब ये लॉ सूट में चला गया, कानूनी चाराजोई में चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल एक्शन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। टेसिट याद रखिएगा, आप किसको बोलेंगे, हम अनस्पोकन को बोलेंगे, हश को बोलते हैं। एक जूतियों का एक शू ब्रांड है ना आपके पास, हश पप्पी। हश का मतलब क्या होता है, साइलेंट, खामोश। इसी तरह आपके पास डिस्क्रिशन का मतलब आपके पास क्या होता है, डिस्क्रिशन हम किसको बोलते हैं, केयर को बोलते हैं, एहतियात को बोलते हैं, कॉशियस को बोलते हैं। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी हम किसको बोलेंगे, नफरत को बोलते हैं, दुश्मनी को बोलते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हॉस्टिलिटी। अच्छा, उसके बाद ये क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि मैं आज लैपटॉप ने बहुत तंग किया हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 में हमारे पास है बेटे टेनासिटी। और टेनासिटी आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं, टेनासिटी का मतलब अगर मैं ठोस उर्दू में एक वर्ड बोलूं तो टेनासिटी का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी, मजबूती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, टेनेसिटी का मतलब हमारे पास होता है डिटर्मिनेशन। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, बीटा। उसके बाद आपके पास मोस्ट नियरली ऑपोजिट। मोस्ट ऑपोजिट, नियरली ऑपोजिट का मतलब क्या है, कि आपको बेटे क्या बताने हैं जी, आपको बताने हैं ऑपोजिट मीनिंग, मतलब आपको बताने हैं एंटोनिम। और एंटोनिम में आपके पास 46 है। 46 में आपके पास है पैरेलस, और पैरेलस का एंटोनिम आपके पास क्या होगा, सेफ, ठीक है। वैसे पैरेलस खतरनाक को बोलते हैं, उसका ऑपोजिट सेफ चलेगा। एक्सुबरेंट आप जानते हैं, एक्सुबरेंट हम किसको बोलते हैं, खुश को बोलते हैं, एनर्जेटिक को बोलते हैं, वाइब्रेंट को बोलते हैं, जॉयफुल को बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, डल। टॉर्पिड आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं, स्लगिश को बोलते हैं। और यहां पर हमारे पास ऑपोजिट क्या चलेगा, एनर्जेटिक। उसके बाद इनेट हम किसको बोलते हैं, जो चीज हमें विरसे में मिलती है, लेजेसी में मिलती है, नेचुरल होती है, ठीक है। और मतलब हमें उसके लिए कोई कोशिश नहीं करना पड़ती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेट बोलते हैं। लेकिन जिसके लिए हमें कोशिश करना पड़ती, हासिल करना पड़ता है, हम उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड। इसका ऑपोजिट हमने लिखना है ना, कैपेसिटी की याद रखिएगा, हम किसको बोलते हैं, जो चीज भी इत्मीनान बख्श होती है, काबिल इत्मीनान होती है, काबिल मंजूर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिक बोलते हैं। और यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे इसका कौन सा चलेगा, जो चीज हमें क्या कर रही होती है, परेशान कर रही होती है, जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती। उसके बाद एम्फीमिरल है हमारे पास। एम्फीमिरल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड को बोलते हैं, मुख्तसर को बोलते हैं, बड़ा प्यारा वर्ड है, मोमेंट्री, ठीक है। जो चीज आर्जी होती है उसको हम बोलते हैं। और करेक्ट ऑप्शन इसका एंटोनिम में हमारे पास क्या चलेगा, परमानेंट। क्रेडुलस आप जानते हैं आप किसको बोलते हैं, क्रेडुलस का मतलब हमारे पास क्या होता है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो इजी, जिसको आसानी से क्या किया जा सकता है, जो इतबार कर लेता है दूसरों पर, जो जो ट्रस्टिंग होता है, जो दूसरों का यकीन कर लेता है, बात मान लेता है। और हम जिंदगी में बहुत सारे धोखे खाते भी इसीलिए हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, क्रेडुलस होते हैं, हम जल्दी दूसरों पर क्या करते हैं, यकीन कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन अपोजिट होगा वो क्या हमारे पास होगा, स्केप्टिकल। आपको जिंदगी में क्या होना चाहिए, स्केप्टिकल होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए, शक्की होना चाहिए, डाउटिंग होना चाहिए, आपको इतनी जल्दी क्रेडुलस नहीं बनना चाहिए। इंसोलेंट आप जानते हैं, इंसोलेंट हम किसको बोलते हैं, बदमिजाज को बोलते हैं, बद जुबान को हम बोलते हैं। तो हमारे पास जो एंटोनिम होगा इसका वो क्या बनेगा, रिस्पेक्टफुल। विंडिक्टिव आपके पास क्या होता है, जो बंदा क्या होता है, इंतकामी, मतलब होता है जो इंतकाम लेने वाला होता है, रिवेंजफुल होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन फॉरगिविंग एंटोनिम के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास टिनेशियस। और टिनेशियस हम किसको बोलते हैं, परसिस्टेंट को बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड को बोलते हैं, जो बड़ी मजबूत सोच रखने वाला होता है हमारे पास। बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है, खूबसूरत वर्ड हमारे पास इसका होता है
तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका टेनेशियस का बेटे क्या चलेगा, हमारे पास टेनेशियस का करेक्ट ऑप्शन चलेगा वीक। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बीटा, चूंकि हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका ऑपोजिट चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा वीक। तो ये है बेटे आपके पास, ये है आपके पास मॉक टेस्ट 13। उम्मीद है कि आज आपको सीखने के लिए एडजेक्टिव से रिलेटेड बड़ा सारा कुछ मिला होगा, और नेक्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्टिकल के क्वेश्चन को। इस तरह हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके, क्योंकि हम नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और वर्ब के बारे में और प्रेपोजिशन के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ कर आए हैं। और बिलीव मी, अब भी मैं ये बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, बड़े फेथ और बिलीव के साथ कहता हूँ, बड़े एतमाद के साथ मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चा ये 20 जो मॉक टेस्ट होंगे ये कर लेगा ना, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में एफएससी के बाद यानी कि इंटर के बाद होने वाला कोई भी टेस्ट पास कर सकता है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो। मतलब यूनिवर्सिटी के लिए या स्कॉलरशिप के लिए जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं ना, वो ये वर्बल रीजनिंग के जो मैंने आपको 20 टेस्ट डिज़ाइन कर दिए और डिस्कशन करवा दिया ना जिस डिटेल के साथ, जो बच्चा भी इन 20 टेस्ट को डिस्कस कर लेगा, जो इनको सॉल्व कर लेगा, इनकी डिस्कशन कर लेगा, तो बिलीव में वो कोई भी टेस्ट पास कर सकता है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना काफ़ी है। विश यू ऑल दी बेस्ट, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टेस्ट के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।